है, चलिए स्टार्ट करते हैं। हमने अभी अपने जीएसटी में फर्स्ट इंट्रोडक्शन वाला टॉपिक फिनिश किया है, ठीक है। हमने अभी जीएसटी, अभी देखो क्या होता है, आप चलो आप मैं क्लास से शुरू होने से पहले आपको एक बात बता देती हूँ। आपने घर में सुना होगा जब नई नई बहू आती है, सुना, नई नई बहू आती है तो बहुत उसके लाड किए जाते हैं, बहुत प्यार से उसे रखा जाता है, ठीक है। सास अपने रंग कब दिखाना चालू करती है ना, घर में सबके दादी है, मम्मी है, यू नो द केमिस्ट्री। तो कब रंग दिखाना चालू करती है सास? कुछ दिन बाद, ठीक है। अब आप मान लो आप सब नई नवेली बहू और मैं आपकी सास हूँ, ठीक है। है ना, हाँ, ये पुरानी बहू है, बड़ी वाली। तो हाँ, इनको रूल पता है कि मेरे क्लास में आने से पहले आपको क्लास में आना पड़ेगा, सहेलियों से बातें क्लास के बाद करनी पड़ेगी, पड़ोसी की आंखों में आंखें डाल के नहीं देखना है। दीज आर दी फ्यू रूल्स, ठीक है। तो अभी धीरे धीरे आपको समझ में आ जाएगा। कभी कभी ऐसा भी होता है गेट लॉक हो जाता है, बाहर वाले बाहर अंदर वाले अंदर, है ना। तो कोई बात नहीं, तो ऐसे मतलब आपको बताने के लिए कि क्लास स्टार्ट होने से पहले, कंटेंट स्टार्ट होने से पहले आप अपनी कुर्सी की पेटी बांध के बैठ जाएं, ठीक। थोड़े दिन में आप भी पुरानी बहू बन जाओगे। अभी हम आपको बहुत प्यार से टेक केयर कर रहे हैं, आपकी टेक केयर हम हमेशा करेंगे, ठीक है, पर इतना प्यार नहीं दिखाएंगे, ठीक है। थोड़े दिन बाद आपको ताने भी सुनने मिलेंगे, सही है ना छवि? चलिए, तो हमने फर्स्ट टॉपिक अभी फिनिश किया था, इंट्रोडक्शन ऑफ जीएसटी हमने फिनिश किया था। आज हम अपना जीएसटी का जो 40 मार्क्स का जीएसटी है उसमें से हम अगला टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। आपके नोट्स में आपको टॉपिक का नाम मिलेगा लेवी एंड कलेक्शन, ठीक है। किसी भी टैक्स के लिए यही 2 स्टेप होती है, लेवी एंड कलेक्शन। लेवी का नंबर पहला और कलेक्शन का नंबर दूसरा, ठीक है। लेवी का मतलब क्या होता है? इम्पोज करना, और कलेक्शन का मतलब होता है वसूल करना, ठीक है। सरकार सबसे पहले किसी भी टैक्स को लेवी करती है और उसके बाद उस टैक्स को वसूल करती है। लेवी करने की पावर सरकार को कौन देता है? कानून देता है, और कानून बनाने की पावर कहां से मिलती है? कॉन्स्टिट्यूशन से मिलती है। यहां पर हम किस टैक्स के लेवी और कलेक्शन की बात कर रहे हैं? जीएसटी, ठीक है। जैसे शाहरुख खान को एसआरके कहते हैं, वैसे गुड्स एंड सर्विस टैक्स को जीएसटी कहते हैं, ठीक है। तो क्या हमारे ऊपर क्या टैक्स लगने वाला है? जीएसटी लगने वाला है। कब लगने वाला है? जब सप्लाई होगी, ठीक है। सप्लाई किसकी होगी? या तो गुड्स की होगी, या सर्विस की होगी, या दोनों की होगी, ठीक है। और कौन हमारे ऊपर ये टैक्स लगाएगा? सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट लगाएगी। सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट को पावर कौन देगा? कौन देगा पावर सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट को? वेरी गुड, आर्टिकल 246A। सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट को पावर कौन देगा? आर्टिकल 246A। और सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट को सलाह कौन देगा? जीएसटी काउंसिल। और सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के लिए आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर कौन क्रिएट करेगा? जीएसटीएन, गुड्स एंड सर्विस टैक्स नेटवर्क, ठीक है। इतनी बात हमने बेसिकली इंट्रोडक्शन वाले टॉपिक में कवर की थी, ठीक है। अब हम बात करेंगे, इस पूरे टॉपिक में हम बात करेंगे सप्लाई की, ठीक है। क्योंकि वो कहते हैं ना, सावधानी हटी दुर्घटना घटी, ठीक है। तो ये सप्लाई एक ऐसा इवेंट है कि अगर सप्लाई हुआ तो जीएसटी लेवी होगा, और अगर सप्लाई नहीं हुआ तो जीएसटी लेवी नहीं होगा। यानी जीएसटी को लगने के लिए एक घटना घटित होनी चाहिए, और वो घटना क्या है? सप्लाई, ठीक है। और ये जो सप्लाई है, ये कौन है? हीरो। कौन है सप्लाई? हीरो। पूरी मूवी का हीरो सप्लाई है। मूवी के मतलब मूवी नहीं, हीरो के बिना मूवी ब्लॉकबस्टर हो सकती है क्या? अगर पुष्पा में अल्लू अर्जुन ना होते तो क्या होता? कुछ भी नहीं होता, ठीक है। वैसे अभी भी कुछ भी नहीं है, कौन है? अल्लू अर्जुन ही तो है,
है ना। हाँ, मुझे अभी तक पुष्पा 1 में समझ में नहीं आया, ठीक है ना, ये शोल्डर तो सीधा कर ले भाई, बाकी तो ठीक है, सीधा चल ले, बट दैट इज द स्टाइल, वो जो भी तो है ना। ये अल्लू अर्जुन है पुष्पा के। सप्लाई, सप्लाई हमारी मूवी का हीरो है। सप्लाई हुई तो जीएसटी लेवी होगा, और अगर सप्लाई नहीं हुई तो जीएसटी लेवी नहीं होगा। यानी घूम फिर के पहला मुद्दा क्या है, आप जिस भी घटना पे सप्लाई लगाना जिस भी घटना पे आप जीएसटी लेवी करना चाहते हैं, उस घटना को सप्लाई की कैटेगरी में आना पड़ेगा, ठीक है। और ये जो सप्लाई है, इसे कौन डिफाइन करता है? सेक्शन 7 ऑफ सीजीएसटी एक्ट 2017। जब हमने इंट्रोडक्शन वाला पार्ट पढ़ा था, तब मैंने आपको बोला था कि जीएसटी लॉ में ना कई सारे एक्ट आते हैं, कई सारे, मतलब सीजीएसटी एक्ट आता है, एसजीएसटी एक्ट आता है, यूटीजीएसटी एक्ट आता है, जीएसटी कंपनसेशन सेस एक्ट आता है। लेकिन जब तक मैं कुछ आपको अदरवाइज ना कह दूं, हमेशा हमें कौन सा एक्ट पढ़ना है? सीजीएसटी एक्ट। यानी हर सेक्शन किसको बिलोंग करेगा? सीजीएसटी एक्ट को। हर सेक्शन किसको बिलोंग करेगा? सीजीएसटी एक्ट को बिलोंग करेगा। और यहां पे हम सीजीएसटी एक्ट के सेक्शन 7 के बारे में बात कर रहे हैं, क्योंकि जो सेक्शन 7 है वो किसको डिफाइन करता है? सप्लाई को डिफाइन करता है। यानी सेक्शन 7 ही वो घटना बताती है कि जब हमें जीएसटी लेवी होगा, क्योंकि बाकी की आगे की सारी कहानी किस पे डिपेंड करती है? सप्लाई पे। अगर जीएसटी लेवी ही नहीं हुआ तो सरकार हमसे क्या वसूल कर लेगी, ठीक है। तो सबसे पहले जीएसटी लेवी होना चाहिए, और वो किस पे अप्लाई होता है? सप्लाई पे अप्लाई होता है, ठीक है। अब एक बात बताइए कि मूवी को ब्लॉकबस्टर बनाने के लिए केवल अल्लू अर्जुन नीडेड है? नहीं, नहीं, एक्ट्रेस भी चाहिए, हाँ, बाकी के साइड आर्टिस्ट भी चाहिए, एक अच्छा बढ़िया दमदार विलन भी चाहिए, नहीं तो मसाला मूवी नहीं बनती, ठीक है। इसी तरीके से सप्लाई को ब्लॉकबस्टर बनाने के लिए अल्लू अर्जुन तो चाहिए ही चाहिए, और इसके साथ क्या चाहिए? अब सब इमेजिन नहीं करेंगे कि अगर अल्लू अर्जुन के साथ ये वाली एक्ट्रेस होती तो क्या होता, वो वाली होती तो क्या होता, ठीक है। हाँ, जो है वो है। तो सप्लाई के साथ हमें क्या चाहिए? 5 पैरामीटर्स चाहिए, यानी 5 पड़ाव चाहिए, 5 पैरामीटर्स चाहिए। अगर सप्लाई के साथ ये 5 पैरामीटर पूरे हुए तो जीएसटी लेवी होगा। क्या बोला मैंने? सप्लाई के साथ अगर 5 पैरामीटर पूरे हुए तो जीएसटी लेवी होगा, अदरवाइज जीएसटी लेवी नहीं होगा, ठीक है। यानी अब आप ऐसा ही लिख लो, जैसा मैंने लिखा है ना वैसा ही नोटबुक में लिख लो। ये कौन है? ये स्पेलिंग है क्या? कुछ और है? अरे इतना बड़ा स्टार है, उसकी स्पेलिंग थोड़ी नाम की गलत लिख देंगे। हाँ चलो कोई बात नहीं। हाँ, तो स्पेलिंग को मुद्दा नहीं बनाना है, सब अपने अपने दिमाग से लिख ले। लिखो, जो आपने जीएसटी की नोटबुक बनाई है, एक सेपरेट नोटबुक होनी चाहिए, नहीं तो पता लगे खुद ही भूल जाए 2-3 महीने बाद कि मसाला लिखा कहाँ है सारा। एक सेपरेट नोटबुक आपके पास होनी ही चाहिए। क्या हुआ युवराज? लिखो लिखो लिखो। ठीक है ना। तो जीएसटी का हीरो कौन?
सप्लाई। नोटेड। अच्छा, जो लोग ऑनलाइन हैं, ओके। अनिशा, पाठ, साक्षी, स्वरा, वंशिका। लिख लिया सबने? ठीक है, ठीक है। अब लिखिए, जो आपने लिखा ना उसके नीचे भी एक लाइन लिख लीजिए। सप्लाई इज अ टैक्सेबल इवेंट। सप्लाई इज अ टैक्सेबल इवेंट सब्जेक्ट टू 5 पैरामीटर। और टैक्सेबल इवेंट का मतलब सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। यही वो घटना है जो हुई तो जीएसटी लेवी होगा, अदरवाइज जीएसटी लेवी नहीं होगा। राइट? ओके, ठीक है। नाउ अब हम बात करेंगे 5 पैरामीटर्स की। सप्लाई की बात हम बाद में करेंगे, पहले बात करेंगे 5 पैरामीटर्स की। ठीक है? वो आपने देखा है कभी खुशी कभी गम? देखिए, किसने नहीं देखी है? नहीं देखी? फिर क्या देखा? वो कभी खुशी कभी गम नहीं देखी। ठीक है, सो आपने भी नहीं देखी तो जरूर देखना। वो उसमें शाहरुख खान की एंट्री आती है, ऐसा दौड़ते हुए आते हैं, ऐसे धमाकेदार एंट्री। देखिए ना एंट्री, देखिए, मेरे को पता था आपने जरूर देखी होगी। हाँ, तो ऐसे हीरो की एंट्री बाद में होगी। सबसे पहले हम किसके बारे में बात करेंगे? 5 पैरामीटर्स के बारे में बात करेंगे कि कौन से 5 पैरामीटर्स पूरे होने चाहिए। ठीक है? तो सबसे पहले सप्लाई हो किसकी? ऑफ। पहला पैरामीटर, गुड्स और सर्विसेज और बोथ। ठीक है? अगेंस्ट कंसीडरेशन कुछ नहीं लिखना है, मैं आपको समय दूंगी लिखने के लिए। बस जो लिखा है उसे रीड करते जाइए, बस, और कुछ नहीं करना है। खुद से, खुद मन में।
हमने बोला कि जीएसटी लेवी होने के लिए क्या होना चाहिए? सप्लाई होनी चाहिए। सप्लाई किसकी हो? ये हिंदी वाला और नहीं है, ये इंग्लिश वाला और है। अगर हिंदी वाला और लिखेंगे इसका मतलब क्या हो जाएगा? एंड। दोनों होगी तभी जीएसटी लेवी होगा, अदरवाइज जीएसटी लेवी नहीं होगा। लेकिन ये इंग्लिश वाला और है, मतलब या तो गुड्स हो या सर्विस हो या दोनों हो। ठीक है। जब भी सप्लाई गुड्स या सर्विसेज की हो, बदले में क्या मिले? पैसा, कंसिडरेशन मिलना चाहिए। समथिंग फॉर समथिंग, कुछ के बदले कुछ सप्लाई हो तो बदले में कंसिडरेशन होना ही चाहिए। किसको छोड़ दीजिए? 7(1)(c। अभी क्यों छोड़ दीजिए 7(1)(c? बाद में पढ़ेंगे। ठीक है, अभी केवल क्या समझना है? सप्लाई गुड्स या सर्विसेज की हो और बदले में कंसिडरेशन मिलना चाहिए। जब भी आप सप्लाई करें उसका पर्पस क्या हो? बिजनेस करना, बिजनेस मोटिव होना चाहिए, कमर्शियल मोटिव होना चाहिए। और सप्लाई किसके द्वारा? टैक्सेबल पर्सन के द्वारा। ठीक है, अब ये कौन सा पंछी है ये भी हम बात करेंगे अभी कि टैक्सेबल पर्सन, जिस व्यक्ति को टैक्सेबल पर्सन कहा गया उसके द्वारा ही सप्लाई होनी चाहिए। सप्लाई करने वाला व्यक्ति कौन हो? टैक्सेबल पर्सन। और सप्लाई लेने वाला व्यक्ति कौन हो? कोई भी। टैक्सेबल पर्सन हो तो भी चलेगा, नॉन टैक्सेबल हो, यानी डीमार्ट को टैक्सेबल पर्सन होना चाहिए। आप लोग खरीदने वाले चाहे टैक्सेबल पर्सन हो तो भी चलेगा, नॉन टैक्सेबल पर्सन हो तो भी चलेगा। ठीक है। और जो भी सप्लाई आप कर रहे हैं वो टैक्सेबल सप्लाई होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? टैक्सेबल सप्लाई। ये 5 पैरामीटर है। ठीक है, अब हम हर पैरामीटर को डिटेल में बात करेंगे, डिटेल में इसका डिसेक्शन करेंगे। डिसेक्शन शब्द सुना है आपने कभी? नहीं सुना? अच्छा, साइंस बायोलॉजी की लैब में गए हैं कभी? गए हैं कभी बायोलॉजी की लैब में? कभी नहीं गए। जब 11th-12th वाले बच्चे होते हैं ना, स्टूडेंट्स जो होते हैं, वो बायोलॉजी की लैब में क्या करते हैं? एक वो लेते हैं फ्रॉग, मेंढक, नहीं देखा है ना? फिर उसको बेहोश करते हैं। हाँ, फिर उसका डिसेक्शन करते हैं, मतलब ऐसा उसको खोल देते हैं, मार नहीं देते, बेहोश करते हैं। बेचारे को हत्यारा बना रहे हो आप तो उनको। ऐसे डिसेक्शन करते हैं, खोल देते हैं उसको, सब एनालाइज करते हैं, समझते हैं। ठीक है, उसका पेट कहाँ है, आंखें कहाँ है, हार्ट कहाँ है, लीवर कहाँ है, और फिर वापस उसे पैक कर देते हैं। हाँ हाँ, ठीक है। हाँ, ऐसे वो ऐसे टब होता है, उसमें से एक एक फ्रॉग उठा के रखते हैं टेबल पे, करना पड़ता है। हाँ, चलिए। तो अभी हम क्या करेंगे? हर पैरामीटर का डिसेक्शन करेंगे, डिटेल में पिन पॉइंट बात करेंगे, क्योंकि ये सब आपके लिए बहुत रेलेवेंट है। अभी क्या करना है? ऐसे लिख लो जैसा मैंने लिखा है वैसा, सेम टू सेम। कमर्शियल मोटिव, अभी एग्जांपल देंगे, जब हम डिटेल में पढ़ेंगे मैं बात करूंगी आपसे क्या मतलब होता है बिजनेस मोटिव का। अभी केवल ये नोट करें, ये 5 पैरामीटर इसी तरीके से नोट करें। और ये पांचों पैरामीटर साथ साथ पूरे होने चाहिए, साइमल्टेनियस कंप्लायंस होनी चाहिए पांचों पैरामीटर्स की। अच्छा, एक सेकेंड है ना। क्या बताएंगे? धीरे धीरे आ जाएगा सब। ये सप्लाई के सेक्शंस हैं। जैसे हम 5 पैरामीटर पूरे करेंगे उसके बाद हम 7(1)(b) 7(1)(c) पढ़ेंगे। जो लोग ऑनलाइन हैं वो भी सब नोट करें।
नोटेड? सबने नोट कर लिया? ऑनलाइन जो लोग हैं उन्होंने नोट कर लिया? चित्रांश, पार्थ, साक्षी, स्वरा, वंशिका, अनीशा? चलिए, नोट इतना ये चित्र बनाओ, फिर आगे इसके बारे में बात करेंगे, पहले नोट करें। हाँ, नोट करिए। नोटेड सबने? अभी तक जो हमने बात की वो समझ में आ रही है तीनों को? ऋषभ, अभी तक जो हमने बात की समझ में आ रही है? दीपाली, कुछ कंफ्यूजन हो रहा है? युवराज ओके, समझ में आ रहा है? ऋषभ, कृष? गुड्स, ठीक है। देखिए, हम पहले पैरामीटर के बारे में बात कर रहे हैं और पहला पैरामीटर क्या था हमारा? सप्लाई किसकी हो, या तो गुड्स की हो या सर्विस की हो या दोनों की हो। तो सबसे पहले हम ये बात करेंगे कि जीएसटी लॉ में गुड्स किसे कहा जाता है या जीएसटी लॉ में सर्विसेज किसे कहा जाता है, ठीक है। तो गुड्स का मतलब क्या? गुड्स मीन्स, गुड्स का मतलब क्या? एनी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी। देखिए यहां पे क्या शब्द लिखा है? मीन्स, ठीक है। सो किसी भी लॉ में डेफिनेशन दो तरीके की होती है, मीन्स एंड इंक्लूड्स, ठीक है। किसी भी आप जीएसटी पढ़ें, आप इनकम टैक्स पढ़ें, कंपनी लॉ पढ़ें, अदर लॉ पढ़ें, हर कोई भी अगर परिभाषा शुरू होगी तो या तो वो मीन्स के साथ स्टार्ट होगी या इंक्लूड के साथ स्टार्ट होगी, ठीक है। अब क्या मतलब होता है किसी डेफिनेशन के आगे मीन्स लिखा है, या क्या मतलब होता है किसी डेफिनेशन के आगे इंक्लूड्स लिखा है, ठीक है। आपने देखा, जैसे मान लेते हैं कि किसी के घर में, किसके घर में पैड्स हैं, मतलब ऐसे
क्या नाम है? हाँ, आपके पेट का क्या नाम है? शेरू। और किसी के घर में नहीं है? हाँ, क्या नाम? माइलो। तो बढ़िया नाम। हाँ, सो अब ना आपके घर में शेरू को कैसे रखा जाता है? बढ़िया, मतलब उसके खाने पीने, घूमने, रहने, सर्दी गर्मी का ध्यान रखा जाता है, नहीं रखा जाता? बिल्कुल ऐसे जैसे घर में बच्चे का रखा जाता है। ठीक है, तो मान ले कि इनके घर में पार्टी चल रही है, शेरू वहां पे आएगा या नहीं आएगा? आएगा। माइलो आएगा या नहीं आएगा? 100% आएगा। ठीक है, मतलब अगर बर्थडे हुई तो हम सोचेंगे कि माइलो भी आके विश करेगा, उसका अपना जेस्चर है, पर वो भी है ना, पैट्स बड़े अफेक्शनेट होते हैं। अब जिनके घर में पैट होते हैं वो उनको कैसे मानते हैं? बस फैमिली मेंबर की तरह, है ना, फैमिली मेंबर की तरह। तो अब बोलेंगे कि भाई आक्षी घर में कितने मेंबर हैं, कितने लोग रहते हैं घर में? मम्मी पापा भैया भाभी आक्षी, एंड बिकॉज वो माइलो से इतना अफेक्शन रखते हैं बोलेंगे एंड माइलो भी। तो अगर हमसे पूछा जाएगा तो हम क्या मतलब समझेंगे? मम्मी पापा आक्षी भैया भाभी। बट आक्षी क्या बोलेगी? फैमिली इंक्लूड्स माइलो, यानी फैमिली के अंदर माइलो भी शामिल है। यही फर्क होता है मीन्स और इंक्लूड्स में। मीन्स का मतलब जो आप समझते हैं समझिए, इंक्लूड्स का मतलब जो स्पेसिफिकली बोला है उसको भी शामिल कीजिए। ठीक है, अब बोलेंगे कि ये मेरा दोस्त है, बोले दोस्त कौन कौन दोस्त है? विष्णु बहुत सारे दोस्तों के नाम बताएंगे, इट इंक्लूड्स शेरू। ठीक है, तो किसका दिल बड़ा हुआ? मीन्स वाली डेफिनेशन का, इंक्लूड्स वाली डेफिनेशन का? इंक्लूड्स वाली डेफिनेशन का। जैसे अभी है ना, अच्छे बच्चों वाला एग्जांपल लेते हैं, जैसे इनकम टैक्स में आप पढ़ेंगे पर्सन, वहां पे क्या बोला जाएगा? पर्सन मीन्स नहीं, पर्सन इंक्लूड्स कंपनी, एलएलपी, एओपी, बीओआई, यानी पर्सन का मतलब जिनका आपका हमारी तरह हैप्पी बर्थडे आता है वो तो पर्सन है ही, इसके अलावा बाकी सब भी पर्सन है। ठीक है, तो इंक्लूसिव डेफिनेशन का दिल बड़ा होता है, मीन्स डेफिनेशन का दिल छोटा होता है। अब यहां पे क्या लिखा? गुड्स मीन्स एनी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी। गुड्स का मतलब क्या? किसी भी तरीके की मूवेबल प्रॉपर्टी। मूवेबल का मतलब क्या होता है? जिसे बिना बजरंग बली की सहायता के हिलाया जा सके, उठाया जा सके, एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जा सके, वो सब क्या है? क्योंकि बजरंग बली तो किसी को भी उठा सकते हैं, जिन्हें हम और आप उठा सकते हैं वो मूवेबल है, और जिन्हें बजरंग बली उठा सकते हैं वो इमूवेबल है। एग्जाम में नहीं लिख के आना ऐसे जिसे बिना बजरंग बली की सहायता के, ये याद रखने के लिए। ठीक है, सो एनी काइंड ऑफ मूवे, जिन्हें जब तमीज वाले शब्दों में क्या बोलेंगे? बिना डिसमेंटल, बिना डिस्टॉर्ट किए अगर एक चीज को एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जा सकता है, दैट इज हैंडी, दैट इज मूवेबल। ये कुर्सी, लैपटॉप, पंखा, एसी, लाइट, ये सब मूवेबल प्रॉपर्टी। तो एनी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी इज गुड्स, यानी किसी भी मूवेबल प्रॉपर्टी की सप्लाई हुई तो जीएसटी लेवी होगा। किसी भी मूवेबल प्रॉपर्टी की सप्लाई हुई तो जीएसटी लेवी होगा। ठीक है, ये नोट कर लो ऐसा। गुड्स मीन्स एनी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी। ऐसा एक डब्बा बना के लिखे, एक्सक्लूडिंग मनी एंड सिक्योरिटीज। एक्सक्लूडिंग मनी एंड सिक्योरिटीज, एनी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी एक्सक्लूडिंग मनी एंड सिक्योरिटीज।
एक्सक्लूडिंग मनी एंड सिक्योरिटीज। ठीक है, तो यहां पे हमने क्या बात की, गुड्स का मतलब किसी भी प्रकार की मूवेबल प्रॉपर्टी, लेकिन किसको छोड़ दीजिए, मनी एंड सिक्योरिटीज को छोड़ दीजिए, यानी मनी एंड सिक्योरिटीज गुड्स की डेफिनेशन में नहीं आती। जीएसटी लॉ में गुड्स की डेफिनेशन से किसको बाहर कर दिया गया, किसको किक आउट कर दिया गया, मनी एंड सिक्योरिटीज को। अब मनी का मतलब क्या, पैसे का मतलब क्या, डेबिट का, लीगल टेंडर। ठीक है, आपके 500 2000 के नोट तो अब चलते नहीं है, आपके 500 200 100 के नोट, आपका प्रोमिसरी नोट, ये सब क्या है, चेक, डिमांड ड्राफ्ट, ये सब क्या है, मनी। एंड सिक्योरिटीज, सिक्योरिटी गार्ड नहीं, शेयर्स, यूनिट्स, बॉन्ड्स, डिबेंचर्स। यानी अगर शेयर खरीदे और बेचे जाएंगे तो जीएसटी लेवी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि शेयर सिक्योरिटीज गुड्स नहीं है। जीएसटी केवल किसकी सप्लाई पे लगेगा, गुड्स की सप्लाई पे लगेगा। जो चीज गुड्स ही नहीं है उस पे जीएसटी लेवी नहीं होगा, यानी शेयर खरीदने बेचने पे जीएसटी नहीं लगता। क्यों, क्योंकि वो गुड्स नहीं है। इतनी बात समझ में आई। ये एक्सक्लूडिंग मनी एंड सिक्योरिटीज लिख लिया। और क्या शामिल है गुड्स की डेफिनेशन में, एक्शनेबल क्लेम्स। और कौन से एक्शनेबल क्लेम्स, बेटिंग, गैम्बलिंग, लॉटरी, कसिनो, हॉर्स रेसिंग, ऑनलाइन मनी गेमिंग। ठीक, पहले मेरी बात सुनिए फिर लिखिएगा। हमने क्या बोला, गुड्स के अंदर क्या शामिल है, एक्शनेबल क्लेम्स। ठीक है, अब ये एक्शनेबल क्लेम क्या होता है, कोई भी ऐसा क्लेम जिसे आप सिविल कोर्ट में एनफोर्स करवा सके, कोई भी ऐसा क्लेम जिसे आप सिविल कोर्ट में एनफोर्स करवा सके, यानी जिसके अगेंस्ट में जाके आप क्लेम कर सके। जैसे उदाहरण मान लेते हैं कि डीसीसी प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है, हम लैंडलॉर्ड हैं और हमारे पास एक ऑफिस है, और वो ऑफिस हमने किसको किराए पे दिया, मिस्टर बाबूराम को, है ना। तो बाबूराम कौन हो गए, टेनेंट हो गए। हमने इनको अपना ऑफिस किराए पर दिया, ठीक है, और दोनों पार्टियों के बीच में क्या बना, रेंट एग्रीमेंट। और रेंट एग्रीमेंट बना से फॉर एग्जांपल 50,000 रुपए पर मंथ का। रेंट एग्रीमेंट कितने का बना, 50,000 रुपए पर मंथ का। अब मान लीजिए कि ये जो बाबूराम है ये अगर डीसीसी का किराया पे ना करें तो क्या होगा, मारे बाबूराम को पकड़ के, हाँ, पहले डराएंगे, धमकाएंगे, लड़ेंगे, ठीक है, और फिर भी किराया नहीं देगा तो क्या करेंगे, केस कर देंगे। केस कर देंगे मतलब सिविल कोर्ट में हम क्लेम फाइल कर सकते हैं। तो समझ में आया, ये रेंट एग्रीमेंट क्या है, एक्शनेबल क्लेम, जिसके अगेंस्ट में एक्शन लिया जा सके। लेकिन जीएसटी लॉ ये कहता है कि केवल ये 6 तरीके के एक्शनेबल क्लेम ही क्या कहलाते हैं, गुड्स। रेंट एग्रीमेंट एक्शनेबल क्लेम तो है पर गुड्स नहीं है। केवल कितने एक्शनेबल क्लेम गुड्स कहलाते हैं, ये 6।
बैटिंग, गैम्बलिंग, लॉटरी, कसिनो, हॉर्स रेसिंग, ऑनलाइन मनी गेमिंग। ठीक है, हम थोड़ा आगे और बढ़ेंगे टॉपिक में, तब हम इनके बारे में भी बहुत डिटेल में बात करेंगे। ऑनलाइन मनी गेमिंग वो खेलते हो ना आप लोग सब, ड्रीम 11 नहीं खेलते? मतलब जो भी कोई XYZ खेलता होगा, हाँ, मतलब गेम बाय स्किल, गेम बाय चांस, ऐसे बहुत सारे गेम्स होते हैं। तो इंक्लूड्स एक्शनेबल क्लेम्स, केवल ये 6 तरीके के एक्शनेबल क्लेम गुड्स कहलाएंगे। इनके अलावा कोई एक्शनेबल क्लेम होगा तो एक्शनेबल क्लेम तो हो सकता है, लेकिन गुड्स नहीं है, क्योंकि गुड्स की डेफिनेशन में केवल कौन से एक्शनेबल क्लेम शामिल है? ये 6। ठीक है, ये 3 पहले भी थे, अभी 3 नए जुड़ गए, कसिनो, हॉर्स रेसिंग, ऑनलाइन मनी गेमिंग। ठीक है, 6 के नाम लिख लें ऐसे, जैसा मैंने लिखा वैसा आप भी लिख लें। और कोई बात अभी तक जो हमने चर्चा की उसमें से अगर कोई भी बात आपको नहीं समझ में आई हो, कुछ कंफ्यूजन हो रहा हो, तो पूछ सकते हैं। हाँ, नोटेड। चलिए नेक्स्ट, इसके अलावा और क्या शामिल है गुड्स की डेफिनेशन में? ग्रोइंग क्रॉप्स, ग्रास, थिंग्स अटैच टू अर्थ, जमीन पे खड़ी फसलें, घास जो कि जमीन से जुड़ी हुई हैं, जिन्हें सीवियर्ड, जिन्हें काट लिया गया है, काट के अलग कर लिया गया है, या काटने का कॉन्ट्रैक्ट कर लिया गया। ये बात आपने कहीं पढ़ी है क्या? पहले सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट में पढ़ी है ना? यानी जमीन पे खड़ा आम का पेड़ गुड्स कब कहलाएगा? या तो उसे जमीन से अलग कर लिया जाए, या उसे अलग करने का कॉन्ट्रैक्ट कर लिया जाए, इनिशिएट, कॉन्ट्रैक्ट इनिशिएट हो जाए। ठीक है, तो जीएसटी लॉ में गुड्स की डेफिनेशन में हमने क्या बात की? गुड्स का मतलब किसी भी प्रकार की मूवेबल प्रॉपर्टी। किसको छोड़ दें? मनी एंड सिक्योरिटीज को। किसको शामिल कर लें? एक्शनेबल क्लेम। कितने एक्शनेबल क्लेम? 6। मेरे साथ साथ बोलेंगे, बैटिंग, गैम्बलिंग, लॉटरी, कसिनो, हॉर्स रेसिंग, ऑनलाइन मनी गेमिंग। इसके अलावा और क्या शामिल है? हमारा जाना पहचाना, जमीन से जुड़ी फसलें, घास जो कि जिन्हें अलग कर लिया गया है या अलग करने का कॉन्ट्रैक्ट कर लिया गया है, इन्हीं चीजों को हम गुड्स कहेंगे। इनके अलावा और कुछ भी गुड्स नहीं है। अपने आसपास वायुमंडल में देखें, अगर जो भी चीज के बारे में आपके दिमाग में ख्याल आता है, अगर वो इस डेफिनेशन में कहीं फिट बैठती है तभी वो जीएसटी के दायरे में आएगी, अदरवाइज जीएसटी के दायरे में नहीं आएगा। लैपटॉप इस दायरे में आता है, पंखा, कुर्सी, आपका बैग, आपकी स्टेशनरी, 500 का नोट, चेक, डिमांड ड्राफ्ट नहीं। ठीक है, इसके अलावा बिस्किट का पैकेट, चिप्स, गिफ्ट करने वाली डेयरी मिल्क आती है ना सब। ठीक है, तो ये सब क्या है? अच्छा, हाँ, मैंने तो कब बोला खाने के लिए नहीं होती, मैंने तो बोला गिफ्ट करने के लिए भी होती है। मौसम आ रहा है ना गिफ्ट करने वाला,